नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग माइनर एक्ट के एक और एक्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है द पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922। पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922। यह एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आरपीएफ एक्ट को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर इस डिसअफेक्शन एक्ट 1922 का सेक्शन 18 में जिक्र है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या यह एक्ट आरपीएफ के बल सदस्य पर लागू होता है या नहीं होता है। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन में ऑडियो लेक्चर का लिंक दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस ऑडियो लेक्चर के सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक पे क्लिक करके उसे फॉलो कर लीजिए। वहां पर राजभाषा से संबंधित अभी कुछ महत्वपूर्ण सवालों को दिया गया है। एक एक करके धीरे धीरे ऑडियो लेक्चर में भी सारी चीजें कवर कर दी जाएंगी, क्योंकि वीडियो लेक्चर में आपको मोबाइल को ऑन करके देखना होता है सामने, लेकिन ऑडियो लेक्चर आप आसानी से कहीं पर भी सुन सकते हैं और बार बार सुनने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आसानी से बैठ जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि मैं जिस भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो पाऊं, मैं कनेक्ट होने की कोशिश करता हूं। तो चलते हैं हम लोग द पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922 पर। देखते हैं कि इस एक्ट में क्या है और क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। द पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922 में जो है कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 6 धाराएं हैं और एक अनुसूची भी है। अनुसूची में क्या है? कानूनों के प्रबंधन के बारे में दिया गया है, एक लिस्ट दिया है कि उसके तहत जो भी भर्ती हुए हैं उन्हें बल सदस्य माना जाएगा। आगे उसका जिक्र आएगा, उसे भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन है 6 धारा में, फर्स्ट सेक्शन तो आपको पता ही है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में बताता है। तो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922। It extends to whole of India except the territories which immediately before 1st November 1956 were comprised in Part B state, and it shall come into force in any state or part of a state on such date as the state government may by notification in the official gazette direct। मतलब क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताता है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922 होगा। इसका विस्तार पूरे भारत में होगा, उन राज्यों को छोड़ के जो 1 नवंबर 1956 के ठीक पूर्व में राज्य में गठित हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश को ले लीजिए। इसके बाद क्या है? इसका लागू होने की तिथि क्या है? जिस दिन यह गैजेटी में प्रकाशित हुआ है उस दिन के बाद से यह लागू माना जाएगा। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 1 के बारे में देखा। चलते हैं आगे की धाराएं क्या करती है। तो द पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922 का सेक्शन 2 क्या होगा? डेफिनेशन के बारे में बताता है। एक ही चीज का इसमें डेफिनेशन है, वो है मेंबर ऑफ अ पुलिस फोर्स या पुलिस बल सदस्य का सदस्य, मतलब पुलिस बल का सदस्य भी कहिए। In this act, the expression member of a police force means any person appointed to enrolled for the performance of police duties under any enactment specified in the schedule। यहीं पर जो अनुसूची का जिक्र है, इसमें कहा गया है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन पुलिस के कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त या भर्ती किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है। मेंबर ऑफ अ पुलिस फोर्स से मतलब है अनुसूची 1 में जो अधिनियम दिए गए हैं उसके तहत आपकी भर्ती अगर पुलिस कर्तव्य के ड्यूटी के लिए की गई है तो आपको पुलिस का बल सदस्य माना जाएगा। जैसे बिहार पुलिस एक्ट, आंध्र पुलिस एक्ट या और भी महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, इसके तहत उसमें बहुत सारे जिक्र हैं, उसके तहत आपको भर्ती किया गया है तो यह कहा जाएगा कि आप पुलिस बल के सदस्य। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 2 के बारे में देखा। अब आएगा अगला सेक्शन 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 कहता है, क्या कहता है? पेनाल्टी फॉर कॉजिंग डिसअफेक्शन ईटीसी, मतलब द्रोह आदि उत्पन्न करने के लिए शास्ति या दंड। whoever intentionally cause or attempt to cause, मतलब जानबूझ करके या करने की कोशिश करता है और
does any act which he knows is likely to cause disaffection towards the government establishment by law in India amongst the member of a police force, or induces or attempt to induce, or does any act which he knows is likely to induce any member of a police force to withhold his service or to commit a breach of discipline shall be punished with imprisonment which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 200 rupees, or with both. मतलब द्रोह उत्पन्न करना, बल के अंदर विद्रोह कर देना, या लोगों को ड्यूटी करने से मना कर देना, इन सब चीजों का पनिशमेंट इसमें दिया गया है। बताता है भारत की विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति पुलिस बल के सदस्य में से द्रोह उत्पन्न करेगा या द्रोह उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा, या पुलिस बल के किसी सदस्य को सेवाओं से विरत रहने के लिए अथवा अनुशासन भंग करने के लिए उत्प्रेरित करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, और ऐसा कार्य करेगा जिससे उसका उत्प्रेरित होना संभाव्य है, तो उस व्यक्ति को, उस बल सदस्य को कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी, या जुर्माना, या जो 200 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब बल सदस्य के अंदर में द्रोह उत्पन्न करना, एक तरह से उन्हें ड्यूटी ना करने के लिए प्रेरित करना, अनुशासन भंग करने के लिए प्रेरित करना, ये सारा पेनाल्टी दिया गया है सेक्शन 3 में। चलते हैं आगे की धारा में। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है सेविंग ऑफ एक्ट्स डन बाय पुलिस एसोसिएशन एंड अदर पर्सन फॉर सर्टेन पर्पज। मतलब कतिपय प्रयोजनों के लिए पुलिस संगमों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों की व्यावृत्ति। मतलब कि द्रोह उत्पन्न करना कहा गया है, लेकिन कुछ जगहों पर इस तरह का कार्य करना जो है उसे सेविंग्स, बचाव की श्रेणी में भी रखा गया है। कैसे, देखते हैं। Nothing shall be deemed to be an offense under this act which is done in good faith। मतलब जो भी सद्भावनापूर्ण रूप से किया गया है उसे इस अधिनियम के तहत क्या है, अपराध नहीं समझा जाएगा। दो कॉजेज दिए हैं, फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग द वेलफेयर और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ अ पुलिस फोर्स बाय इंड्यूसिंग हिम टू विदहोल्ड हिज सर्विस इन एनी मैनर ऑथराइज्ड बाय द लॉ। मतलब पुलिस बल के किसी सदस्य के कल्याण के हित में विधि द्वारा प्राधिकृत रीति से उसे सेवाओं से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करना। जैसा कि सेक्शन 3 में इस तरह के कार्य के लिए पनिशमेंट था, यहाँ पर यह बताया गया है कि आप गुड फेथ में ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वहां पर ड्यूटी जाएगा तो उसको, उस बल सदस्य को नुकसान हो सकता है, तो उसे आप सेवाओं से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, तो इसे सेविंग्स के तौर पर देखा गया है, व्यावृत्ति या बचाव किया गया है। एंड सेकेंड वन कहता है बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी एसोसिएशन फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ furthering the interest of members of a police force as such where the association has been authorized or recognized by the government and the act done is done under any rules or articles of association which have been approved by the government। मतलब कि पुलिस बल के सदस्यों के हितों के उन्नयन के प्रयोजनार्थ बनाए गए किसी ऐसे संगम द्वारा जो सरकार द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त है, या उसकी ओर से कोई कार्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों या संगम अनुच्छेदों के अधीन किया गया है। तो कोई एसोसिएशन, जैसे अपना आरपीएफ का एसोसिएशन है, वो कोई वेलफेयर के तौर पर कार्य कर रही है और उसमें किसी प्रकार का, लेकिन वो क्या है, सरकार द्वारा प्राधिकृत और मान्यता प्राप्त है, तो उसके अंतर्गत हितों के लिए प्रयोजनार्थ किए गए संगम में पुलिस बल सदस्यों का सेविंग्स, मतलब उसके बचाव के लिए दिया गया है। तो ये चीज बताया गया है सेक्शन 4 में, धारा 4 में, सेविंग्स ऑफ एक्ट डन बाय पुलिस एसोसिएशन एंड अदर पर्संस फॉर सर्टेन पर्पस। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 4 के बारे में देखा। चलते हैं आगे। आगे है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या है? सैंक्शन टू ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट। मतलब कि कोई भी न्यायालय जो है, सबऑर्डिनेट कोर्ट कब ट्रायल को सैंक्शन करेगा? तो कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध के विचारण के लिए
जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी या शिकायत पर या प्रेसिडेंसी नगर के मामले में पुलिस आयुक्त की पूर्व मंजूरी के सिवाय अग्रसर नहीं होगा। मतलब नो कोर्ट शैल प्रोसीड टू द ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन और ऑन द कंप्लेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सबऑर्डिनेट कोर्ट ट्रायल को तब सैंक्शन करेगा जब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो कंप्लेंट देगा या कोई प्रीवियस सैंक्शंस कर देगा, तभी ट्रायल शुरू होगा। और इन केस ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन, जो प्रेसिडेंसी टाउन है उसके मामले में क्या है, कमिश्नर ऑफ पुलिस जब इसका शिकायत देगा तभी जाकर के ट्रायल का प्रोसीजर सबऑर्डिनेट कोर्ट में शुरू हो पाएगा। ये था सेक्शन 5। अब आते हैं हम लोग सबसे अंतिम धारा इस एक्ट की, वो है सेक्शन 6 ट्रायल ऑफ केसेस। नो कोर्ट inferior to that of a presidency magistrate or magistrate of the first class shall try and offence under this act। मतलब मामलों का विचारण इस एक्ट के तहत है कि कोई भी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट जो है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उससे नीचे की पंक्ति के न्यायालय में इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं किया जाएगा। एंड नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन चैप्टर 22 of the Code of Criminal Procedure 1898, no offense under this shall act be triable summarily। मतलब विचारणीय, इसका अपराध को संक्षिप्त रूप से विचारणीय नहीं होगा, चाहे दंड प्रक्रिया संहिता के 1898 के अध्याय 22 में अंतर्विष्ट कोई भी चीज होने के बावजूद भी। सिंपली इंपॉर्टेंट यह है कि इसका ट्रायल जो है हमेशा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के पास ही किया जाएगा। तो ये हम लोगों ने द पुलिस इंसाइटमेंट ऑफ टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922 को पूरी तरीके से देख लिया। 6 धाराएं इसमें जो भी थे सारे महत्वपूर्ण प्रोसीजर्स हमने देख लिए हैं। अंत में फिर मैं कहूंगा आपके लिए ऑडियो लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर फॉलो करिए, वहां जाके आप ऑडियो लेक्चर सुनिए, साथ ही साथ चैनल को फॉलो करिए ताकि आगे दिए गए सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल पाए और आप आसानी से उसे समय से सुन पाए। तो अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।